आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी अनाउंस हो गई है। 25 अक्टूबर के दिन इसका नोटिफिकेशन आ गया है, जो कि 2202 पदों पर भर्ती होगी। इस भर्ती से संबंधित कुछ आपके डाउट्स होंगे कि सिलेबस में क्या बदलाव आया है, कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कौन से सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट है यह आप सबने नोटिफिकेशन में देख ली है, उसकी बात मैं वो नहीं करूँगी, लेकिन आपको किन बातों का ध्यान रखना है तैयारी करने से पहले, वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जूलॉजी बाय मोना शेखावत, जिस पर आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है गवर्नमेंट के, उनकी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। मुझसे जितना हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आप सभी को बधाई हो कि फाइनली आपका वेट पूरा हो गया है। एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है कि वैकेंसी आएगी, कब आएगी या नहीं आएगी। तो वैकेंसी आ गई है, 25 अक्टूबर के दिन ये वैकेंसी आई थी। लेकिन वैकेंसी आई, लेकिन उसके बावजूद जो मुंह है वो हमारे उतर गए। क्यों उतर गए? क्योंकि वैकेंसी थोड़े कम पोस्ट पर आई है। जितनी उम्मीद थी कि 5000 या 6000 पोस्ट पे आएगी या उससे भी ज़्यादा, इतना पोस्ट नहीं आई है। मात्र अगर मैं आपसे बताना चाहूँ तो 2202 पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी आई। मैं बात करूँ हिंदी की, इंग्लिश की, इन सब में पोस्ट 300 प्लस है, जो कि मोस्टली थोड़ी ज़्यादा होती है, इस बार बहुत कम है। मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करूं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में ओवरऑल जो पोस्ट हैं वो आपके हैं 67, जो एक तरीके से कम है पोस्ट, लेकिन अब जितनी पोस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग ही हमें देखना पड़ेगा। तो अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग पोस्ट आई है, जिसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट, वैकेंसी की तैयारी जो कर रहे हैं स्टूडेंट, जो इसका फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, वो इस बात का ध्यान रखें फॉर्म भरने से पहले कि जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, वो आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपका जो पेपर लगेगा उसके पहले दिन तक पूरी हो जानी चाहिए। मैडम क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है, जैसे आप बीएड कर रहे हैं, अभी आप बीएड के फाइनल ईयर में हैं या जिसमें भी हैं, अभी आप फाइनल ईयर में हैं, तो आपका क्वेश्चन होगा कि मैडम क्या हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? तो मैं बोलूँगी यस, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप इसके एलिजिबल तभी होगे जब आपकी बीएड का फाइनल ईयर का जो रिज़ल्ट है वो आपकी एग्ज़ाम डेट से पहले पहले आ जाए। जैसे हमारी बात करूँ तो हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था वो 11 अक्टूबर 2022 में हुआ था, तो 10 अक्टूबर 2022 तक वो रिज़ल्ट आ जाना चाहिए था, चाहे आप बीएड में हो, चाहे आप एमएससी में हो, चाहे एमए में। तो पहले एक इस बात को ध्यान रखना। दूसरा, आपका जो ये वैकेंसी जो है, वैकेंसी में आपके अलग अलग पद क्रमों पे लिख रखा है अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे बायोलॉजी की जो स्टूडेंट हैं उसके लिए जो शर्त यहाँ पर दे रखी है वो ये है कि पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनर्स recognized by UGC in zoology, botany, microbiology and biotechnology, life science, bioscience। ध्यान से सुनिए, दो और जोड़ दिए हैं कि अगर आपकी एमएससी जूलॉजी में है या फिर बॉटनी में है या माइक्रोबायोलॉजी में है या बायोटेक्नोलॉजी में है या फिर लाइफ साइंस में है या फिर आपकी बायो साइंस में है, अगर इन पांचों में से किसी में भी है, 5-6 ज़्यादा ही हो गए, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि आपके ग्रेजुएशन में जूलॉजी और बॉटनी दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर वो दोनों सब्जेक्ट हैं तो ही आप एलिजिबल हो, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हो। मतलब आपने बीएससी की जो मार्कशीट है फाइनल वाली, उसके अंदर आपकी जूलॉजी और बॉटनी दोनों वहाँ पर होनी चाहिए। ये आप मेक श्योर कर लेना, तब आगे इसमें बढ़ना। बाकी मैथ फिजिक्स वगैरह इनमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है आराम से, क्योंकि उसमें ऐसे सब्जेक्ट की प्रॉब्लम नहीं आती। थोड़ी बायो में ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। फॉर्म की जो आपके मैं बात कर रही हूँ, और जैसे ये देखो शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान क्या लिखा हुआ है कि पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति हो, तथापि उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का क्या होगा,
सबूत देना पड़ेगा कि उस एग्ज़ाम जो आपने दिया उससे जस्ट पहले आपने अपनी वो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कर ली, जैसा कि मैंने अर्लियर इस वीडियो में आपको बता दिया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लेवल जो स्कूल लेक्चरर होते हैं वो L12 वेतन में आते हैं, जिनका ग्रेड पे 4800 होता है। ग्रेड पे 4800 है, वो आपकी सैलरी नहीं है, ग्रेड पे अलग सिस्टम होता है। सैलरी आपकी प्रोबेशन में अराउंड आपके 30 होगी और आफ्टर प्रोबेशन आपके 65 प्लस आपकी सैलरी होगी। तो इस बात को लेकर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। आयु सीमा आप देख लीजिए, आयु सीमा आपकी 1 जनवरी 2025 को मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर कुछ को जैसे जो अधिक आयु के हो गए हैं उन्हें 1 साल का थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है, अतिरिक्त छूट दी गई है, तो वो आप ये पॉइंट पूरा पढ़ लेना, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आपके लिए ईजी रह जाएगा। नेक्स्ट, परीक्षा का माह वगैरह कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन आप मान के चलिए कि आपका अराउंड 4 से 5 महीने के बाद में आपका पेपर हो जाएगा। इतना ही टाइम आप मान के चलिए, इससे ज़्यादा टाइम मत मानिए, क्योंकि पिछली बार भी 2022 में भी अप्रैल के समथिंग वैकेंसी आई थी और अक्टूबर में उसका पेपर हो गया था। तो आप अपने हिसाब से 4 से 5 या 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने भी मेरे हिसाब से नहीं होंगे, 4 से 5 महीने का टाइम आप लेके चलिए कि इस दौरान आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपको अपनी तैयारी उसी हिसाब से करनी है। आपको आवेदन की अवधि दी गई है वो है 5 नवंबर से 4 दिसंबर तक आपको दी गई है। तो ध्यान रखें इस बात का, आप इस दौरान अपना फॉर्म फिल कर लें। तो कोई भी लापरवाही ना करें फॉर्म भरते समय। फॉर्म भरते समय आपके जो भी सर्टिफिकेट वगैरह हैं वो बहुत अच्छे से आपके बने हुए होने चाहिए। जो भी आपके जो आप जिसमें छूट लेना चाहते हो, जैसे OBC के हो, SC के हो, ST के हैं या EWS के हो, तो ये सारी चीज़ें आप पहले से तैयार रखें ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, सिलेबस को लेकर मैडम थोड़ा सा आप हमें बता दीजिए। तो देखो, आपकी जो विज्ञप्ति है, विज्ञप्ति में ही नीचे लिखकर आया हुआ है सिलेबस का कि 2 पेपर होंगे आपके, पेपर 1 और पेपर 2। और इम्पॉर्टेंट बात कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में अलग अलग 40% नंबर लाने ज़रूरी होंगे। दोनों में अलग अलग लेके आने हैं, दोनों में कंबाइंड नहीं है, जो कि पिछली बार भी नियम था और इस बार भी नियम है कि दोनों में 40% अगर आपके मार्क्स है तो ही आप एलिजिबल हो। अदरवाइज़ अगर एक में बहुत ज़्यादा भी हो और कट ऑफ के पास भी पहुंच गए तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। आपको 40% मार्क्स तो फर्स्ट पेपर में भी लाने पड़ेंगे और सेकंड पेपर में भी लाने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर दे रखा है 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा आपका जनरल स्टडीज़ का, जिसमें आपको जनरल स्टडी में आपको हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट आपकी लिखा हुआ है। आपको मतलब राजस्थान की हिस्ट्री बताई गई है और भारत की हिस्ट्री, जिसमें हम जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको वहाँ पे इंक्लूड किया गया है। आपसे पहले डिस्कस कर रखा है वही है, और कुछ 1-2 टॉपिक अगर चेंज होते हैं तो वो सिलेबस आएगा तब हमें पता चलेगा। अभी हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, इसलिए जो पहले वाला सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। कोई भी नई चीज़ आपको अप्लाई नहीं करनी है। दूसरा वही मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, स्टेट्स है, मैथमेटिक्स है, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है, करंट अफेयर्स है, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिसी एंड ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है। और एक और चीज़ है कि पहले सिर्फ था एजुकेशनल मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, लेकिन अब यहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी भी है, एजुकेशनल मैनेजमेंट भी है, आपकी एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान में भी कि राजस्थान में शिक्षा किस तरीके से है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन RT 2009 वो भी एक्ट है, ठीक है। तो ये हम स्कूल मैनेजमेंट ही मान के चलो, थोड़ा बहुत आपको साइकोलॉजी वाला टॉपिक यहाँ पे जोड़ दिया गया है। लेकिन अब इन्होंने खुद ने ही कंफ्यूज कर दिया है। ये पेपर फर्स्ट में भी साइकोलॉजी आपसे पूछेंगे तो पेपर सेकंड में भी आपसे साइकोलॉजी पूछेंगे, तो आपको सिर्फ साइकोलॉजी पढ़ने पे कंसंट्रेट करना है। आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि कितना पढ़ें या नहीं, पूरा आप पढ़ के रखो, क्योंकि आपका पेपर तो एक साथ ही होगा ना, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, तो उसके आपको कुछ नहीं करना है। बाकी जब सिलेबस आएगा तब आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। दूसरा जो है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में आपके 3 घंटे का टाइम होगा, जिसमें आपके 4 कॉलम दे रखे हैं। 3 कॉलम आपके सब्जेक्ट रिलेटेड है, सेकेंडरी लेवल का फर्स्ट, सेकंड ग्रेजुएशन लेवल का और तीसरा आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। चौथा जो है आपका वो है पेडागोगी, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो पहले नहीं था, जो हम पहले रीट में और सेकंड ग्रेड में पढ़ते थे कि शिक्षण विधियाँ,
ठीक है। यूज़ ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ICT कि हम पढ़ाने के दौरान जो हम स्मार्ट क्लासेस वगैरह लगाते हैं, ये सब चीज़ें, तो कंप्यूटर का क्या योगदान रहेगा। ये वही चीज़ें हैं जो पिछली बार एजुकेशनल साइकोलॉजी के चौथी या पाँचवीं यूनिट हुआ करती थी। तो नई चीज़ अगर मेरे हिसाब से कुछ मैं देखूं तो आपकी टीचिंग लर्निंग मटेरियल थोड़ा सा नया कुछ जुड़ गया है, बाकी सब वो का वही है। कोई यहाँ पर मुझे नई चीज़ देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि पेडागोगी तो पहले भी था, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेडागोगी हम पढ़ते थे। तो ये आपको देखना है, जो आप रीट में पढ़ते हो वही आपके यहाँ पे काम आ जाएगा, अलग से कोई चीज़ आपको यहाँ पे नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्पोर्ट्स वाला अलग से आपको दे रखा है, तो उसमें आपको नहीं, वो स्पोर्ट्स वाले पर्सन देखेंगे, आपको इतना कोई भी ध्यान उसके अंदर नहीं देना है। तो ये परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैंने आपको दी। फॉर्म भरने से पहले आप अपनी शैक्षणिक योग्यता को अच्छे से जांचिए, उसके बाद अपना फॉर्म भरिए और फिर पूरी स्ट्रेटजी के साथ अपनी तैयारी कीजिए। पोस्ट को देखकर घबराइए मत, सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। आपको एक पोस्ट लेनी है, अच्छी तैयारी हुई तो आपको वो, क्या पता आप रैंकर्स में हो जाओ, स्टार्टिंग के 10 रैंक में से आपका ही नाम हो। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मैं लास्ट में ही सेलेक्ट होऊंगा, आपको रैंकर वाली दिमाग में रखनी है और आप सेलेक्ट होके रहेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी क्वेरी है, कोई भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख देना, मैं एज सून एज पॉसिबल उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।